हैलोजन एसिड्स में HF से HI तक एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। जी हाँ, मैं इंपॉर्टेंट बात रिपीट कर रहा हूं, ये वाली HF से HI तक हैलोजन एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो अब आपके पास में जिस एसिड का रेडिकल है वो और भी स्ट्रॉन्ग है, बट हमें वरीड नहीं होना है क्योंकि हमारे पास तो किंग है, किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड। ये बाहर निकाल ही लेगा किसी न किसी तरीके से इसको। ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपने यूज किया, ब्रोमाइड की तरह आयोडाइड भी इससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, एसिड के फॉर्म में बाहर नहीं आया, ऑक्सीडाइज होकर तो आएगा। वही हुआ है यहां पर। आयोडीन इज ऑब्टेन्ड, आयोडीन इज लिबरेटेड। आयोडीन वैसे सब्लिमेटिंग सॉलिड होता है, इट इज वॉयलेट कलर्ड सॉलिड, सब्लिमेटिंग नेचर होता है। तो जैसे ही आप हल्का सा इसको गर्म करते हैं, इस मिक्सचर को, आप ऑब्जर्व करते हैं वॉयलेट वेपर्स, वॉयलेट वेपर्स। इस बात से आप समझ जाएं कि हमारा डायरेक्शन कंफर्मेशन के लिए आयोडाइड की तरफ रहेगा, क्योंकि सॉल्ट तो अननोन है हमारे लिए। ओके, इसके अदर कंफर्मेटरी टेस्ट देखें। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मिलाने पर आयोडाइड सॉल्ट्स देते हैं ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AgI। और इसका कैरेक्टर है, ये इनसॉल्युबल होता है इन NH4OH, अमोनिकल मीडियम में ये डिसॉल्व नहीं होता। देखिए, एक एक छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चंस निकलने के चांसेस हैं। सिल्वर के आपने 3 हैलाइड्स पढ़ लिए हैं, AgCl, AgBr, AgI। इन तीनों का एक कैरेक्टरिस्टिक देखा आपने। ये वाला कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको इवन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी बता चुका हूं। इफ यू रिमेंबर, हमने AgCl, AgBr और AgI को लेकर इस डिफरेंस की बात पहले भी की है। AgCl व्हाइट इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन व्हाइट सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन अमोनिकल मीडियम में ये डिसॉल्व हो जाता है। AgBr पेल येलो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, लेकिन अमोनिकल मीडियम में ये पार्शियली डिसॉल्व होता है। ये ब्राइट येलो सब्सटेंस होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, लेकिन अमोनिकल मीडियम में भी ये डिसॉल्व नहीं होता। तो तीनों की सॉल्युबिलिटी का फर्क है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन छोटे छोटे पॉइंट से भी निकलकर आ सकते हैं, तो उसमें बात यही हो रही है, ये क्यों एक डिसॉल्व हुआ, दूसरा पार्शियली हुआ और तीसरा डिसॉल्व नहीं हुआ। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग नेचर। एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आता है कि सिल्वर का कौन सा हैलाइड अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। आई रिपीट, वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे, सिल्वर का कौन सा हैलाइड अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। आंसर इज AgI। ये रिएक्शन ही नहीं करता, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ही नहीं करता NH4OH के साथ। AgCl ने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया और रिएक्शन इरिवर्सिबल थी, इसलिए पूरा डिसॉल्व हो गया, कंप्लीट रिएक्शन हुई। AgBr में वो पार्शियली डिसॉल्व हुआ क्योंकि अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनने की रिएक्शन इनकम्प्लीट रह गई, वो रिवर्सिबल थी इसलिए। So here is the difference and this way the questions can be asked. आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको सीधे कोई पूछ ले कि आयोडाइड का टेस्ट बताएं। No one will ask you कि आयोडाइड का टेस्ट क्या है। आयोडाइड का टेस्ट बस प्रैक्टिकल्स तक आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। यहां तो आपको उसके आसपास और दूसरी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनालिसिस ऐसे किसी भी तरह के हो सकते हैं। ऑलराइट, अब जैसे उधर हमने क्लोराइड ब्रोमाइड में एक और टेस्ट लिया था, क्या रिएजेंट थे सोचिए जरा, MnO2 विथ H2SO4। इससे भी वही होगा, आयोडाइड ऑक्सीडाइज होगा, वॉयलेट वेपर्स का लिबरेशन, वॉयलेट वेपर्स
ये कंफर्म करेगा कि आयोडीन लिबरेट हुई है और इसी से कंफर्म होगा कि आयोडाइड सॉल्ट है। दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स। और जिस स्पेसिफिक टेस्ट की अभी अभी मैंने बात की ब्रोमाइड के लिए, वही लेयर टेस्ट करके इधर भी हेडिंग देंगे हम, लेयर टेस्ट। यहां रिएक्शन क्या होगी? आयोडाइड सॉल्ट। सॉल्ट किस में रहेगा? पहले वाटर में। दूसरा सॉल्यूशन आप किसका ले रहे हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन को डिसॉल्व करके ले रहे हैं। अब दोनों का रेडॉक्स चेंज होगा। वही बात फिर से आ गई, हेलोजन हेलाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन फॉर्म होगा, आयोडीन बनेगा इन CCl4, मतलब डिसॉल्व होगा इन CCl4, और इधर क्लोराइड होगा इन वाटर। दोनों लेयर्स अलग अलग होंगी। आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व होता है तो वॉयलेट कलर इंपार्ट करता है, सो इट फॉर्म्स वॉयलेट लेयर, इट फॉर्म्स वॉयलेट लेयर। कंसेप्चुअली सब कुछ वही, दो सॉल्वेंट्स की अलग अलग लेयर है, बट केमिकल रिएक्शन में ये चेंजेस आप ऑब्जर्व करेंगे। हेलोजन विल ऑक्सीडाइज द हैलाइड एंड वी गेट दीज प्रोडक्ट्स। दोनों डिफरेंट लेयर्स में अब एक लेयर कलर्ड हो जाएगी और एक कलरलेस लेयर बनी रहेगी। यस, वी कैन प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट रेडिकल है नाइट्रेट, इसी कैटेगरी में नाइट्रेट। नाइट्रेट की बात करते हैं। नाइट्रेट मतलब नाइट्रिक एसिड वाला करस्पॉन्डिंग रेडिकल। फिर मुश्किल है बाहर निकालना, बट स्टिल a change is observed। इसमें क्या होता है, नाइट्रिक एसिड फॉर्म तो हुआ, बट नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होता है, और नाइट्रिक एसिड के डिकम्पोजिशन से बनता है NO2, और NO2 के बनने के कारण सॉल्ट से निकलेंगी ब्राउन गैस। सॉल्ट से निकलने लगती है ब्राउन गैस। जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड डालकर इसको हीट करते हैं, ब्राउन गैस का लिबरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस बार केयरफुल रहना, ब्राउन गैस अच्छी इंटेंसिटी से निकलती है, क्योंकि पहले मैंने एक जगह पर कहा है कि ब्राउन गैस की इंटेंसिटी बहुत कम रहती है। वो कौन सा केस था? दैट वाज द केस ऑफ नाइट्राइट। एक फर्क की मैं बात कर रहा हूं अब, वो नाइट्राइट वाला केस था जिसमें ब्राउन गैस NO2 निकल रही थी, ये नाइट्रेट वाला केस है। सीक्वेंस का इंपॉर्टेंट है। नाइट्राइट लिबरेट्स ब्राउन गैस NO2 ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl और H2SO4। नाइट्रेट केवल तभी ये गैस लिबरेट करेगा जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिला रहे हैं, इसलिए सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस होता है। आप टेस्ट ऑफ नाइट्राइट पहले लगाएंगे, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट बाद में लगा रहे हैं। सीक्वेंस इज फिक्स्ड, जिस ऑर्डर में हम पढ़ते जा रहे हैं इसी ऑर्डर में आपको रिएजेंट डालना है। तो जिस वक्त आपको लेबोरेटरी में एक सॉल्ट दिया गया है, उसमें सबसे पहले तो आप डाइल्यूट वाला केस अप्लाई कर दोगे। यदि उसके कोई भी टेस्ट पॉजिटिव मिलते हैं तो उसके कंफर्मेशन पे जाओगे। यदि नेगेटिव आता है तो आप कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में एंटर होना है आपको। यदि डबल सॉल्ट एनालिसिस होता है तो कई बार यह भी होता है कि डाइल्यूट एसिड में भी एक रेडिकल डिटेक्ट हुआ है, फर्दर एक और रेडिकल आइडेंटिफाई करना है आपको। दिस ऑल्सो कैन बी द सिचुएशन। ब्राउन गैस का लिबरेशन। अब फ्रेंड्स यहां थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग पॉइंट क्रिएट होगा। सॉल्ट तो हमारे लिए अननोन है। यदि सॉल्ट अननोन है और उसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ब्राउन गैस निकल रही है, तो कंफ्यूजन इस बात का हो सकता है कि वो ब्राउन ब्रोमीन के कारण है या NO2 के कारण है, क्योंकि ब्रोमीन वाला स्टेप भी तो यही था, रीजेंट तो यही डाला था आपने।
जो लिबरेट हो रही थी वो ब्राउन फ्यूम्स बताई थी, फ्यूम्स और गैस बात एक ही है, बस वहां पर फ्यूम वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि ब्रोमीन लिक्विड होता है एंड इट्स अ फ्यूमिंग लिक्विड। तो आप उस वक्त प्रिलिमिनरी लेवल पर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि ब्रोमीन के कारण है या NO2 के कारण है ये ब्राउन कलर। कंफर्म करने का छोटा सा तरीका है, कुछ कॉपर टर्निंग्स आप डाल दीजिए, कॉपर टर्निंग्स यानी कॉपर के छोटे छोटे पीसेस लेकर आप सॉल्यूशन के अंदर डाल दो। जनरली आपको लेबोरेटरी में जब सॉल्ट एनालिसिस करवाया जाता है तो कॉपर टर्निंग्स अवेलेबल नहीं होने पर आपसे बोला जाता है कि फिल्टर पेपर के पीसेस डाल दो, वो भी काम वही करेंगे। एक्चुअली कॉपर टर्निंग्स या फिल्टर पेपर के पीसेस नाइट्रिक एसिड का रिडक्शन करने में हेल्प करते हैं, दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है फ्रेंड्स, जरा चेंज तो देखो, नाइट्रेट का NO2 बनना इज इट्स रिडक्शन, तो वो जो कॉपर टर्निंग्स आप डालते हैं वो इसके रिडक्शन में हेल्प करते हैं। सडनली जो आपका स्लोली ब्राउन गैस निकल रही थी, कॉपर टर्निंग्स डालते ही बहुत तेजी से ब्राउन गैस का लिबरेशन स्टार्ट हो जाएगा। यदि लिबरेशन ऑफ ब्राउन गैस पे फर्क नहीं पड़ा मतलब ब्रोमाइड है, और अचानक वो इंटेंसिफाई हो गया मतलब नाइट्रेट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस तरह से आपको स्टेप वाइज केयरफुली बढ़ना है। इवन जैसे आपके लिए तो जब ब्रोमाइड का टेस्ट लगा रहे हैं तब भी पता नहीं है कि नाइट्रेट के NO2 का है ब्राउन कलर या ब्रोमाइड के ब्रोमीन का है, तो आप उसी वक्त थोड़ा सा कॉपर पीस डाल दीजिए, कॉपर टर्निंग्स डाल दीजिए थोड़े से, एंड यू जस्ट ऑब्जर्व द चेंज। यदि इंटेंसिफाई हो रहा है तो नाइट्रेट की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, नहीं हुआ तो ब्रोमाइड के डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। यहां मैं इसी के साथ लिख देता हूं, ब्राउन गैस intensifies on addition of copper turnings। ये नाइट्रेट का टेस्ट है। नाइट्रेट का कंफर्मेशन एक स्पेशल टाइप की टेस्ट से किया जाता है जिसे बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। वंस अगेन एन इंपॉर्टेंट टेस्ट इन सॉल्ट एनालिसिस, रिंग टेस्ट या ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट के लिए अप्लाई करते हैं। रिएजेंट सुन लें फिर केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे। रिंग टेस्ट लगाना है, नाइट्रेट कंफर्म करना है तो तरीका क्या होगा, सॉल्ट उसके साथ मिलाएंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। आई रिपीट, सॉल्ट लेना है, उसमें मिलाना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। इसके बाद फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, बहुत केयरफुली ड्रॉप बाय ड्रॉप, फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे आप। यदि आप एक ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन ऑब्जर्व करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब आपका ब्राउन रिंग टेस्ट सक्सेसफुली अप्लाई हो गया और रेडिकल नाइट्रेट है, ये कंफर्म हो जाता है। अब मैं बात करूंगा केमिकल चेंजेस इसमें क्या क्या हुए। तो मैंने रिएजेंट सिर्फ बोले हैं 3, एक तो आपका सॉल्ट ही है और उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, और साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब से आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाना है। सी द चेंजेस। उधर थोड़ा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा, मैं रिंग टेस्ट इधर लिखता हूं सेंटर पर। बात हो रही है ब्राउन रिंग टेस्ट की। आपने सॉल्ट लिया है, नाइट्रेट सॉल्ट, वो जो साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब से H2SO4 मिलाया है, इसके कारण आपके सॉल्यूशन में, रिएक्शन मिक्सचर में नाइट्रिक एसिड फॉर्म हुआ है। इधर आपने फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट।
ये जो फेरस सल्फेट लेते हैं आप, इसके लिए मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं फ्रेशली प्रिपेयर्ड, उसका रीजन सुने। फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन इन एयर ऑक्सीडाइज हो जाता है, एयर से मिलने वाली ऑक्सीजन से ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और बना लेता है हाइड्रोक्सी फेरिक सल्फेट। जो फेरस था ऑक्सीडेशन से फेरिक में बदल जाता है। आपको चाहिए फेरस, क्योंकि आपके इस वाले स्टेप में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और इसको ये रिड्यूस करेगा, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा इसके लिए। सो यू आर गोइंग टू हैव अ रेडॉक्स चेंज इन दिस स्टेप। यदि आपका फेरस फेरस नहीं होकर फेरिक है तो किसी काम का नहीं, बिकॉज इट विल नॉट वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूस हुआ नाइट्रिक एसिड NO के फॉर्म में, उसके साथ फेरस ऑक्सीडाइज हुआ फेरिक के फॉर्म में, ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब ये जो NO होता है इन द नेक्स्ट स्टेप ये FeSO4 के साथ एक एडिशन कंपाउंड बना लेता है। जैसे कुछ अमाउंट तो फेरस की इसको रिड्यूस करके फेरिक में बदल जाएगी, पर जो आप फेरस का रिमेनिंग अमाउंट होगा वो इसको NO को लिबरेट नहीं होने देता, ये इसी को एब्जॉर्ब करने लगता है। और जब ये एब्जॉर्ब होती है तो FeSO4.NO ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। यही केमिकली जो सब्सटेंस है वो ब्राउन रिंग के फॉर्म में अपीयर हो रहा है। आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि ये मैंने बोला कॉम्प्लेक्स होता है, बट लिखा मैंने इसको सिंपली FeSO4.NO है, क्योंकि इसको कई जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ है, पर मैं इसको और क्लियरली मेंशन कर रहा हूं। इधर देखना, ये मोर एप्रोप्रिएट वे में ऐसे लिखा जाना चाहिए। ये ब्राउन रिंग इस कॉम्प्लेक्स की होती है। नेमिंग एंड एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टॉपिक। तो ये कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं, कॉमनली इसे नाइट्रोसोफेरस सल्फेट बोलते हैं। ये जो ब्राउन रिंग बनी है इस कंपाउंड का कॉमन नेम नाइट्रोसोफेरस सल्फेट होता है। IIT JEE के 2000 के पेपर में डायरेक्टली ब्राउन रिंग टेस्ट की रिएक्शंस लिखने को कहा गया था। राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट इन अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दिस वाज द ईयर जिसमें सडनली ये ऑब्जर्व किया गया था, जो पहले कभी भी नहीं हुआ था, कि अचानक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उनका वेटेज एकदम ज्यादा ऑब्जर्व किया गया। ऑल्दो देन आफ्टर तो तीनों ब्रांचेस के इक्वल वेटेज देखने को मिलते हैं पेपर में, बट बिफोर दैट यदि हम देखें तो जनरली वेटेज वाइज कुछ ऐसा डिवीजन होता था कि फिजिकल केमिस्ट्री 50% पूछी जाती थी, 40 to 50%। इधर करीब 30% होता था ऑर्गेनिक पार्ट, 30 to 40%, 10 to 20% केवल आता था इनऑर्गेनिक पोर्शन। और उसमें भी डेफिनेटली जो दो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, तब तो प्योरली स्टूडेंट्स इन्हीं टॉपिक्स को स्टडी कर लेते थे और इनऑर्गेनिक सब कुछ कवर अप हो जाती थी जितनी जेईई लेवल पर पूछी जाती थी। बट ईयर 2000 में बहुत सारी ऐसी चीजें आई, जैसे मैंने आपको जिन स्टूडेंट्स ने मेटलर्जी पढ़ लिया है मुझसे, उनको मैंने बताया था कि सिल्वर के एक्सट्रैक्शन को लेकर भी क्वेश्चन आया था। रिएक्शन इन साइनाइड प्रोसेस कौन कौन सी होती है, वो रिएक्शंस लिखने को भी कहा गया था। दैट वाज द सेम पेपर जिसमें ब्राउन रिंग टेस्ट की रिएक्शंस भी लिखने को कहा गया था। सो मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस, जैसे आपने रिंग टेस्ट पढ़ा हुआ है या परफॉर्म भी किया हुआ है स्कूल में, स्कूल लेवल पर आपने नाइट्रेट का टेस्ट भी लगाया है, बट आप रिएक्शंस लिखने में कैपेबल नहीं होते हैं कि ब्राउन रिंग के बनने के लिए कौन सी रिएक्शन हुई, किस स्टेप में रेडॉक्स चेंज हुआ है, कौन किसको एब्जॉर्ब कर रहा है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि कंसेप्ट्स आर रिपीटेड। आईआईटी में कंसेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं।
क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते पर कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं। इन्हीं चीजों को लेकर कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस और बन सकते हैं। आपसे सिंपली एक छोटी सी चीज पूछ ली जाए, बताएं एनो गैस कौन से रिएजेंट पे आप एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। अब एनो होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है एनो। किसी एसिड या बेस में एब्जॉर्ब नहीं होगा ये, क्योंकि ये न्यूट्रल है, कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं करेगा। बट द रिएजेंट इन विच इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इज फेरस सल्फेट। तो इस तरह के क्वेश्चंस कहीं से भी निकल कर आ सकते हैं। कौन सा रिएजेंट किस में एब्जॉर्ब करेंगे, कौन सी गैस किस तरह से होती है, कुछ उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, कई बार कलर की बात हो जाती है। तो आपको सिर्फ एनालिसिस ही फोकस नहीं करना है, you need to focus on all such aspects in the chemical reactions. So we have completed the test of nitrate also. अब नाइट्रेट के टेस्ट के साथ मैं आपको फिर एक कंसेप्चुअल पॉइंट बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। सॉल्ट यदि नाइट्राइट है, सॉल्ट यदि नाइट्राइट है तो वो भी ब्राउन रिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है। जी हां, आई रिपीट, नाइट्राइट सॉल्ट्स भी नाइट्रेट की तरह ब्राउन रिंग टेस्ट देते हैं, क्योंकि इस स्टेप में वो जो नाइट्राइट आयन होगा वो भी एनओ में ही रिड्यूस होता है और फेरस सल्फेट नाइट्रेट को भी और नाइट्राइट को भी एनओ में ही रिड्यूस करता है। तो ये पूरी टेस्ट नाइट्रेट के साथ साथ नाइट्राइट पे भी अप्लाई होगी। कंफ्यूजिंग हो गया? लेकिन कंफ्यूजिंग ये नहीं है। क्यों? क्योंकि वी आर प्रोसीडिंग इन अ स्टेप वाइज मैनर। आप नाइट्राइट को पहले अलग तरीके से कंफर्म कर लेते हैं। आपको डाइल्यूट एसिड डालकर यदि ब्राउन गैस का लिबरेशन ऑब्जर्व हुआ है, देन वो नाइट्राइट का इंडिकेशन था। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि टेस्ट्स में हमेशा ये होगा कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन और भी सब्सटेंसेस के साथ हो सकती है। सिर्फ ये क्वेश्चन दिया जाए कि द ब्राउन रिंग टेस्ट इज गिवन बाय, ऑप्शंस दिए जाते हैं सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, आंसर आएगा बोथ ऑफ दीज। लेकिन यदि स्पेसिफाई किया जाए कि एक सॉल्ट है जो ब्राउन रिंग टेस्ट देता है, वही सॉल्ट डाइल्यूट HCl मिलाने पर कोई चेंज शो नहीं करता, नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl, पर उस सॉल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं तो ब्राउन गैस लिबरेट होती है। तो अब बातें कहां से स्टार्ट हुई? रिंग टेस्ट देने वाला सॉल्ट हमारे माइंड में आया, नाइट्राइट नाइट्रेट दोनों हो सकता है। फिर उसने कहा कि डाइल्यूट HCl डालने या H2SO4 डालने से कुछ नहीं हुआ, मतलब यहां कंफर्म हो रहा है कि वो नाइट्राइट नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने पर ब्राउन गैस लिबरेट हुई, अब कंफर्म होता है कि ये नाइट्रेट है। सो दिस इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं। एक रेडिकल अब इस कैटेगरी में लास्ट और बचा है, एंड दैट इज ऑक्सिलेट, C2O4 डाई नेगेटिव ऑक्सिलेट रेडिकल। ऑक्सिलेट के लिए आप फिर देखें सल्फ्यूरिक एसिड का नेचर कैसे काम कर रहा है। यहां सल्फ्यूरिक एसिड अपना कौन सा रोल प्ले करेगा। सबसे पहले तो हम करस्पॉन्डिंग सल्फेट सॉल्ट ले लें, एसिड को बाहर करें। एसिड एज इट इज बाहर नहीं आएगा, सिर्फ समझने के लिए इस स्टेप को हमने इंक्लूड किया है। लेकिन हमारे पास तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए हैं आपको। ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। 2 रोल आपने इसके समझ लिए अभी तक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर और ब्रोमाइड आयोडाइड इनके केस में इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी आपने देख लिया। अब ऑक्सैलिक एसिड से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन में इसका डिहाइड्रेटिंग नेचर देखिए, ये इसको डिहाइड्रेट कर देता है। और ऑक्सैलिक एसिड के डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड होता है।
इन दोनों में ये मिक्सचर लिबरेट हो रहा है, पर टेस्ट आप इस तरह से करेंगे, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है, तो वही पुराना वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा, कलरलेस ओडरलेस गैस कमिंग आउट विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। फिर ध्यान रखना, कार्बोनेट ने डाइल्यूट से ही वो चेंज शो किया था, ऑक्सिलेट कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ही ये चेंज शो करेगा। जैसे ही आप इस चेंज को ऑब्जर्व करते हैं, CO2 का अपना टेस्ट लगा दीजिए। यहां मैं सिर्फ लिख रहा हूं, रिएक्शन नहीं लिखूंगा, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, क्योंकि रिएक्शन हमारे पास पहले लिखी हुई है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये CO2 को हमने आइडेंटिफाई किया, और CO आइडेंटिफाई होती है बाय इट्स कैरेक्टर, ये इनकम्प्लीट कंबशन का प्रोडक्ट होती है, इसलिए इसको बर्न करना पॉसिबल है। ये बर्न होती है तो इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप क्या करेंगे कि टेस्ट ट्यूब से निकलने वाले गैसियस मिक्सचर को एक पार्ट कलेक्ट करके उसमें लाइम वाटर डालकर चेक कर लीजिए, और बाकी को इग्नाइट कर दीजिए। टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लिबरेट होने वाली गैस को वहीं इग्नाइट कर दीजिए। यदि आप इग्निशन ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये बर्न हो रही है, तो इट विल बर्न विद ब्लू फ्लेम, जिससे दोनों गैसेस कंफर्म हो जाएगी, और दोनों गैसेस का कंफर्म होना विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिलेट इन द सॉल्ट। अभी तक टॉपिक में आपने दो कैटेगरीज पढ़ ली है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप इसी के साथ कंप्लीट हुआ। अब एक लास्ट थर्ड कैटेगरी एसिडिक रेडिकल्स की और है, इसमें स्पेशल टेस्ट्स की बात होगी। अब स्पेशल टेस्ट्स मतलब यह होगा कि कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट्स से ही इन रेडिकल्स को पहचाना जाता है। सो टू कैटेगरीज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। वी स्टार्ट विद द थर्ड वन नाउ, स्पेसिफिक टेस्ट्स। कुछ रेडिकल्स की स्पेसिफिक टेस्ट्स की बात करना है। स्पेसिफिक टेस्ट्स, स्पेशल टेस्ट्स भी लिखते हैं इसको, स्पेसिफिक टेस्ट्स और स्पेशल टेस्ट्स। इसमें इंक्लूड करना है रेडिकल्स दैट आर डिटेक्टेड बाय some specific reagents, some specific reagents, radicals that are detected by some specific reagents। इस कैटेगरी में इंक्लूड होने वाले रेडिकल्स होंगे द मोस्ट कॉमन, वेरी वेल नोन सल्फेट। सल्फेट के अलावा इसी कैटेगरी में आता है थायोसल्फेट, H2O3 डाई नेगेटिव। इसी कैटेगरी में आता है क्रोमेट, CrO4 डाई नेगेटिव। इसी कैटेगरी में आता है फ्लोराइड, और इसी कैटेगरी में आता है बोरेट। आई राइट द स्पेसिफिक टर्म्स, नेम्स ऑफ द रेडिकल्स। ये पहला वाला SO4 डाइनेगेटिव है सल्फेट, H2O3 डाइनेगेटिव कहलाता है थायोसल्फेट रेडिकल, थायोसल्फेट रेडिकल। CrO4 डाइनेगेटिव है क्रोमेट, क्रोमेट। F नेगेटिव फ्लोराइड, BO3 ट्राई नेगेटिव। इसी कैटेगरी में मैंने लिख दिया है BO2 नेगेटिव या फिर B4O7 डाई नेगेटिव। ये तीनों टाइप के रेडिकल्स एक ही कैटेगरी में आइडेंटिफाई होते हैं, मतलब एक ही रिएजेंट से ये डिटेक्ट होते हैं, पर तीनों में से क्या है ये डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता। ये होता है बोरेट, ये होता है मेटाबोरेट, और ये होता है टेट्राबोरेट रेडिकल। आई राइट द नेम्स, बोरेट, मेटाबोरेट एंड टेट्राबोरेट, ये रेडिकल्स हैं।
एक स्पेसिफिक रिएजेंट से ये पहचाने जा सकते हैं। सभी के लिए सिंगल सिंगल टेस्ट होंगी, सिंगल सिंगल रिएजेंट्स के साथ, बट हां फिर भी ऑब्जर्वेशंस में हमें केयरफुल रहना है, क्योंकि जो आपने जो कॉमन दो कैटेगरीज पहली बना ली है उनमें ये कोई ऑब्जर्वेबल चेंज शो नहीं करते। जैसे वो सारे रेडिकल्स के साथ ये हो रहा था कि जो भी चेंज हो रहा था दैट वाज एन ऑब्जर्वेबल चेंज, बट इनके साथ कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं होता है, इसलिए हम इनके साथ कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स मिलाकर इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए स्टार्ट करें इस कैटेगरी में। सबसे पहले सल्फेट, टेस्ट ऑफ सल्फेट। सल्फेट का टेस्ट लगाने के लिए मुझे लगता है सल्फेट का टेस्ट तो सभी को पता ही है। रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं? बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सल्फेट का टेस्ट लगाने के लिए हम यूज करते हैं बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और ऑब्जर्वेशन होता है हमारा अपीयरेंस ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, अपीयरेंस ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, BaSO4 बनता है। कंसेप्चुअल पॉइंट्स फिर से आ जाना चाहिए इस लेवल पर। सुनो, यदि हमें कहा गया है कि एक सॉल्ट है, हमारे लिए तो अननोन है, एक सॉल्ट है जिसमें बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन मिलाने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हुआ, इतने से पता है कितने ऑप्शंस जनरेट होंगे? सिर्फ सल्फेट नहीं, मैं रेडिकल वाइज बोल रहा हूं, सुनते जाएं। सल्फेट के अलावा सल्फाइट भी हो सकता है, SO3 डाइनेगेटिव। ये कार्बोनेट भी हो सकता है, CO3 डाइनेगेटिव। इवन ये ऑक्जेलेट भी हो सकता है, C2O4 डाइनेगेटिव। सल्फेट, सल्फाइट, कार्बोनेट, ऑक्जेलेट। अदर देन दैट कुछ बेसिक रेडिकल्स भी पॉसिबल हैं, सिल्वर एंड लेड। जी हां, कंसेप्ट पर आ जाइए। सुनिए, मैं इतनी सारी पॉसिबिलिटीज क्यों बता रहा हूं, एक बार और सुनो। मैंने रेडिकल्स कौन कौन से बोले? मैंने बोला सल्फेट, सल्फाइट, कार्बोनेट, ऑक्जेलेट, इसके अलावा लेड और सिल्वर। ये बेसिक रेडिकल्स हैं फ्रेंड्स। इतने एसिडिक रेडिकल्स कॉमनली, ये बेसिक रेडिकल्स, इनमें से कुछ भी हो सकता है जो बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट पीपीटी देगा। क्यों? जब दो सॉल्ट्स रिएक्ट करते हैं, इधर आपने एक सॉल्ट लिया और एक इधर सॉल्ट लिया, प्रोडक्ट में भी दो सॉल्ट बन रहे हैं। आपने क्लास 10th तक एक टर्म सुनी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जैक्टली ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें टू टाइप्स ऑफ कैटायंस, टू टाइप्स ऑफ एनायंस आपके पास हैं, पर रिएक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड हो गई। किस डायरेक्शन में? अब आप जो 11th 12th में चीजें पढ़ते हैं, मैं उस लैंग्वेज में बात करूं तो जिस तरफ प्रेसिपिटेशन होता है या जिस तरफ लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला सब्सटेंस बन रहा हो, उन 4 आयंस में 2 कैटायंस हैं, 2 टाइप्स ऑफ कैटायंस, 2 टाइप्स ऑफ एनायंस हैं। उनमें पर्टिकुलरली हो सकता है एक कॉम्बिनेशन लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला हो। कॉमन लैंग्वेज में बोलो कि एक इनसॉल्युबल हो, तो उस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अब बेरियम क्लोराइड एक सॉल्युबल सॉल्ट है, राइट? ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। दूसरा जो आप उसमें सॉल्ट मिला रहे हैं, हो सकता है कि वो बेरियम के साथ नेगेटिव आयन इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता हो, ये चारों। हो सकता है कि किसी का क्लोराइड भी इनसॉल्युबल हो, तो ये व्हाइट इनसॉल्युबल क्लोराइड बनाने वाले रेडिकल्स हैं। लेड, सिल्वर, इवन मर्क्यूरस भी इसी कैटेगरी में आता है। तो आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। सो यू कैन इमेजिन, कभी सिर्फ ये कहा गया हो कि बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट पीपीटी देने वाला सॉल्ट, तो इससे कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। हां, कंक्लूजन इतना निकल सकता है कि द सॉल्ट कैन बी एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई भी रेडिकल कंटेनिंग सॉल्ट हो सकता है। बट एक छोटी सी बात से ये कंफर्म हो जाता है कि ये क्या होना चाहिए, और वो छोटा सा पॉइंट ये है कि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हुआ है, इट इज
insoluble in HCl और HNO3। HCl या HNO3 में ये insoluble होता है। बस इतनी सी बात से सल्फेट रेडिकल कंफर्म हो जाता है। So you can imagine the significance of this language, this observation। ये सल्फेट का टेस्ट है। आइए बात करें इसके बाद थायोसल्फेट की। H2O3 डाई नेगेटिव थायोसल्फेट रेडिकल। इसके लिए आप यूज करेंगे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सपोज सोडियम सॉल्ट ऑफ थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, थायोसल्फेट आयन के साथ सोडियम आयन है। रिएजेंट यूज करना है आपको सिल्वर नाइट्रेट। सिंगल रिएजेंट्स ही तो है इनमें। अब सिल्वर नाइट्रेट जब आप मिलाते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं Ag2S2O3 का फॉर्मेशन। ये बनता है, अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसके साथ दो चेंजेस पॉसिबल हैं। पॉसिबली इसमें हो सकता है कि इन एक्वस मीडियम ये थोड़ी ही देर में व्हाइट की जगह ब्लैक टर्न होने लग जाए। सो द प्रेसिपिटेट चेंजेस टू ब्लैक आफ्टर सम टाइम्स। आफ्टर सम टाइम इट चेंजेस टू ब्लैक। या फिर ये डिसॉल्व भी हो सकता है। ये डिसॉल्व तब होता है जब ऐड किया गया थायोसल्फेट ज्यादा क्वांटिटी में ऐड किया गया हो। इट इज सॉल्यूबल। बस इस चीज से आप फिर से एक बार समझिए कि क्या ऑब्जर्वेशन होगा, क्या करना है एग्जैक्टली। थायोसल्फेट का टेस्ट लगाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन आप डालेंगे। यदि आप ऑब्जर्व करते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट, और फिर उसमें दो चीजें होंगी। व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बना है उसका एक पार्ट आप निकाल लें और उसमें एक्सेस ऑफ थायोसल्फेट सॉल्ट डाल दें। यदि वो डिसॉल्व हो रहा है और दूसरा जिसमें अभी भी प्रेसिपिटेट आपने रखा हुआ है वो धीरे धीरे ब्लैक टर्न होता जा रहा है, तो कंफर्म हो जाता है कि रेडिकल थायोसल्फेट है। So this is the confirmatory test of thiosulfate radical। क्रोमेट का भी सिंगल टेस्ट है, CrO4-2। सिल्वर नाइट्रेट लेंगे आप। क्रोमेट सॉल्ट में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मिला है। सिल्वर नाइट्रेट से रेड प्रेसिपिटेट यदि अपीयर हो रहा हो, जी हां रेड प्रेसिपिटेट, ये बनता है सिल्वर का क्रोमेट, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये क्रोमेट रेडिकल है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रेड पीपीटी देने वाला। क्रोमेट के लिए एक और इंटरेस्टिंग टेस्ट होता है जो आपको इधर सॉल्ट एनालिसिस में तो उतना कॉमनली देखने को नहीं मिलेगा, पर क्वेश्चंस में इसके लिए तैयार रहिए। क्वेश्चन में वो ये चीज डालते हैं क्रोमेट को लेकर। आई एक्सप्लेन यू ये क्या है। क्रोमेट यूजुअली येलो होते हैं। क्रोमेट यूजुअली येलो कलर्ड सॉल्ट्स होते हैं। नो डाउट सिल्वर का क्रोमेट रेड है, बट अदर क्रोमेट्स सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, कॉमन वाले जितने भी क्रोमेट्स होते हैं ये येलो होते हैं। और क्रोमेट एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में बदल जाता है। नो फ्रेंड्स, इट इज नॉट एनी रेडॉक्स चेंज। ये कोई रेडॉक्स चेंज नहीं है। क्रोमियम क्रोमेट में भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और डाइक्रोमेट आयन में भी ये +6 स्टेट में ही है। मीडियम के अकॉर्डिंग क्रोमेट जो येलो कलर्ड होता है, एसिडिक मीडियम में ये ऑरेंज कलर इंपार्ट करने लगता है, और बेसिक मीडियम यदि मिले तो ये येलो कलर्ड सब्सटेंस के फॉर्म में होता है। तो ये इस तरह से बताया जाता है कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट
इक्विलिब्रियम में होते हैं, लाइक दिस, एंड इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द मीडियम कि इसमें कलर चेंज कहां से कैसे होगा। तो मैं ये इंफॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हूं कि कभी कभी क्वेश्चंस में क्रोमेट या डाइक्रोमेट को लेकर मीडियम के साथ में चेंज इन कलर इस तरह से बताया जाता है, फॉर विच वी हैव टू बी केयरफुल। तो दो चीजें हो गई, क्रोमेट एसिडिक मीडियम में ऑरेंज होने लगता है, क्रोमेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ रेड प्रेसिपिटेट देता है। दिस इज द टेस्ट ऑफ क्रोमेट। नेक्स्ट है फ्लोराइड, और उसके बाद हम मोरेट वाले सभी केसेस भी देखेंगे। फ्लोराइड, टेस्ट ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड वगैरह एट योर स्कूल लेवल इन प्रैक्टिकल्स ये कोई भी रेडिकल नहीं दिए जाते हैं, पर इनके सिंगल सिंगल जो टेस्ट हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। जैसे फ्लोराइड सॉल्ट के साथ आपको क्या क्या मिलाना है, सुने टेस्ट कैसे लगानी है इसकी। आप फ्लोराइड सॉल्ट लोगे, उसमें मिलाना है आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सैंड। जी हां, सैंड, सिलिका, SiO2 मिलाना है। सॉल्ट प्लस सैंड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इस मिक्सचर को आप गर्म करोगे। जब आप इस मिक्सचर को गर्म करते हो तो एक सब्सटेंस की वेपर्स निकलना स्टार्ट होंगी। आप एक मॉइस्ट ग्लास रॉड लीजिए और इन वेपर्स के कांटेक्ट में लाइए। जब वेपर्स के कांटेक्ट में मॉइस्ट रॉड लाई जाती है तो उस रॉड के ऊपर वैक्स जैसा सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है। ये फ्लोराइड को कंफर्म करता है। मैं प्रोसीजर एक बार और बोल दूंगा, ध्यान से सुने, फिर हम रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शंस तो बड़ी सिंपल ही होती हैं, आपने देखा सिंगल सिंगल स्टेप्स में ये सब चेंजेस हो रहे हैं। कंटेंट्स क्या क्या थे हमारे पास, सॉल्ट, सैंड, सॉल्ट, सैंड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इन तीनों के मिक्सचर को हीट करना है। इससे लिबरेट होंगी कुछ वेपर्स, उन वेपर्स के कांटेक्ट में लाना है एक मॉइस्ट ग्लास रॉड। ग्लास रॉड जो मॉइस्ट है वो उन वेपर्स के कांटेक्ट में जैसे ही आएगी तो रॉड के ऊपर एक वैक्स जैसा सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा। यदि आप ऐसा कोई डिपोजिशन ऑब्जर्व करें यानी कंफर्म है कि वहां फ्लोराइड रेडिकल है। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, suppose the salt is Na, concentrated H2SO4, NaHSO4 और HF दे रहा है। जो HF होता है ये SiO2 सैंड मिलाया था ना आपने, उसके साथ रिएक्ट करता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेट करेगा इसे, इस मिक्सचर को, और फॉर्म करवाता है SiF4। इसके बारे में मैंने कहा था कि इसकी वेपर्स निकलेंगी, SiF4 की वेपर्स निकल रही है। एक ग्लास रॉड लीजिए, मॉइस्ट ग्लास रॉड, SiF4 उससे हाइड्रोलाइज होगा और ये देगा आपको मिक्सचर ऑफ H4SiO4 along with H2SiF6। ये जो H4SiO4 होता है, it is obtained as a वैक्सी सब्सटेंस, वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है ये सिलिसिक एसिड। ये सिलिसिक एसिड है, ये फ्लोरोसिलिसिक एसिड है। ये वैक्सी सब्सटेंस के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है ग्लास रॉड पर और इससे फ्लोराइड कंफर्म होता है। एप्लीकेशन की मैं बात करूं, जैसा मैंने आपसे कहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि कोई सीधे फ्लोराइड का टेस्ट पूछेगा, बल्कि आपसे यह पूछा जाता है कि HF कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स, गिव रीजन। जी हां, आई रिपीट, HF कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स, उसका रीजन पूछा जाता है। तो HF ग्लास बॉटल में यदि आप स्टोर करोगे
तो ग्लास यानी क्या, अगेन SiO2, SiO2 के साथ ये रिएक्ट करके फ्लोरोसिलिसिक एसिड बनाने लगता है, और इनफैक्ट इसमें फ्लोरोसिलिसिक एसिड कंपाउंड सॉल्युबल होता है। तो HF इन ग्लास बॉटल फ्लोरोसिलिसिक एसिड बनाएगा और ये सॉल्युबल होता है। सो दीज आर द चेंजेस जो फ्लोराइड के टेस्ट से रिलेटेड है। नाउ लास्ट एसिडिक रेडिकल इज बोरेट। बोरेट और इसके टेस्ट देखते हैं, बोरेट, मेटाबोरेट, टेट्राबोरेट। मैंने तीनों कैटेगरीज एक साथ लिखी हैं, इनके लिए टेस्ट क्या होता है देखें। वी शैल राइट इट कलेक्टिवली, क्योंकि एक्वस मीडियम में जाकर इनमें से कोई भी रेडिकल हो वो बोरेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बोरेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यस, मैं आपको पहली स्टेप बता देता हूं टेट्राबोरेट सॉल्ट लेकर, जिससे ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि हम तीन रेडिकल्स को एक साथ क्यों लिख रहे हैं। आप एक रिएक्शन देखें पहले। Na2B4O7 एक बोरेट सॉल्ट लिया है मैंने। हाँ, ये लास्ट टेस्ट चल रहा है, इसके बाद यू विल गेट द ब्रेक, डोंट वरी। एसिडिक रेडिकल्स इसके बाद में खत्म हो जाएंगे। तो बोरेट टेट्राबोरेट के फॉर्म में यदि आपने लिया है तो विथ एसिड, एसिड के साथ में रिएक्शन से ये बना लेगा अपना करस्पॉन्डिंग एसिड H2B4O7। और ये जो H2B4O7 होता है इन एक्वस मीडियम, मीडियम यदि एक्वस हो तो ये फॉर्म कर लेता है H3BO3। एक्चुअली ये वाला एसिड इन करस्पॉन्डिंग एसिड्स का मोस्ट हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस टर्म को थोड़ा समझ लो। HbO2 एंड H2B4O7 इन दोनों का जो हाइड्रेटेड फॉर्म है दैट इज H3BO3। अब आपका जो भी केमिकल चेंज हो रहा है वो एक्वस मीडियम में हो रहा है, तो इनमें से जो भी रेडिकल होता है वो एसिड के फॉर्म में, या बोलिए कि जो आयन होता है वो कन्वर्ट फाइनली किस में होता है, बोरेट रेडिकल में कन्वर्ट होता है। अब टेस्ट कैसे अप्लाई की जाती है, आपको यूज करना है सॉल्ट। सिंपल रिएजेंट्स हैं, सुनिए। सॉल्ट लेना है, इथेनॉल लेना है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। सॉल्ट, इथेनॉल एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन तीनों के मिक्सचर को आप गर्म करें और टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली वेपर्स को टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ही इग्नाइट कर दें। हाँ जी, एक बार फिर सुनिए। सॉल्ट लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और इथेनॉल लेना है। सॉल्ट विथ एसिड तो मैं बता चुका हूं क्या देगा। अब बात बची है बस इथेनॉल और लिया है हमने, उससे आगे क्या होना है। ये तीनों को मिलाकर जब आपने गर्म किया तो टेस्ट ट्यूब से कुछ सब्सटेंस वेपर के फॉर्म में निकल रहा है। ये जो वेपर के फॉर्म में निकल रहा है इसको आप टेस्ट ट्यूब के माउथ पर ही इग्नाइट कर दीजिए। उन वेपर्स को टेस्ट ट्यूब के माउथ पर आप इग्नाइट कर दीजिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो फ्लेम है जब ये बर्न हो रहा है तो फ्लेम की एजेस ग्रीन है। यदि ये ऑब्जर्वेशन है मतलब आपका ये रेडिकल कंफर्म हो जाता है। देखें इसके आगे क्या हो रहा है। विथ इथेनॉल विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो इनको डिहाइड्रेट करवाकर एक प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये ट्राइथाइल बोरेट करके प्रोडक्ट है। ट्राइथाइल बोरेट, इसकी वेपर्स लिबरेट होती है। मैं लिखता हूं इसका नाम, ट्राइथाइल बोरेट बनता है। इसकी वेपर्स बर्न होती है विथ ग्रीन एज्ड फ्लेम।
एक ऐसी फ्लेम के साथ जिसकी एजेस ग्रीन दिखाई देती है, एक ऐसी फ्लेम के साथ जिसकी एजेस ग्रीन दिखाई देती है, ट्राइथाइल बोरेट इस तरह से बर्न होता है। इस टेस्ट के लिए आप इथेनॉल की जगह मीथेनॉल भी यूज कर सकते हैं, सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस ट्राइथाइल बोरेट की जगह वो ट्राई मिथाइल बोरेट के फॉर्म में प्रोडक्ट मिलेगा। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। ब्रेक के बाद में हम टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स कंटिन्यू करने वाले हैं। नोट डाउन द रिएक्शंस एंड देन आफ्टर हैव अ ब्रेक फिर बेसिक रेडिकल्स कंटिन्यू करते हैं।